हेलो फ्रेंड्स। द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आज हम लोग 19 अप्रैल का जो एडिटोरियल पार्ट है वो डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज दोस्तों एडिटोरियल पार्ट नहीं आता है, तो उसके स्थान पे हम लोग जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है और जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पार्ट से दोस्तों। तो उसमें पहला आर्टिकल है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन डज नॉट रिड्यूस वायरल लोड, रैंडमाइज्ड ट्रायल शोज। दोस्तों हम जानते हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ये एक पोटेंशियल ड्रग है कोविड-19 को ट्रीट करने के लिए, और ये दोस्तों एंटी मलेरियल ड्रग है। अभी इसको यूएसए ने अपने कंट्री में ऑफिशियली अनाउंस किया यूज़ करने के लिए। इंडिया ने भी जो है अपने जो इनके फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं और जो एक्सट्रीम केसेस हैं उनको पर यूज़ करने के लिए इसको डायरेक्शन जारी किया है। तो दोस्तों इसमें आप देख रहे होंगे रैंडमाइज्ड ट्रायल क्या है। दोस्तों रैंडमाइज्ड ट्रायल मतलब होता है कि जैसे कुछ पार्टिकुलर लोकेशन पे और कुछ लोगों पे अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए जाएँ और उनके रिजल्ट्स को नोट किया जाए और फिर उसको इन प्रैक्टिस जो है क्या बोलते हैं फॉलो किया जाए फ्यूचर में। तो ये दोस्तों होता है। अब इसमें क्या बता रहा है कि जो इस हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ड्रग का यूज़ करने के बाद जो है जो पेशेंट के अंदर में जो है जो ब्लड के अंदर वायरल लोड है, जो मतलब नंबर ऑफ कोरोना वायरस का है वो कम नहीं हुआ है। ये कुछ रिसर्च में पाया गया है दोस्तों। और इसमें ये भी बताया गया है इस आर्टिकल में कि इसका जो मतलब एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं शो किए हैं इस ड्रग को यूज़ करने पे, लेकिन कुछ 10% केसेस में कुछ इफेक्ट आए हैं, जैसे कि डायरिया वगैरह जो है कुछ पेशेंट में ये शो किया। तो दोस्तों ये पूरा आर्टिकल है। तो दूसरा आर्टिकल दोस्तों देखते हैं क्या है। दूसरा आर्टिकल आपका है एंटीबॉडी टेस्टिंग, यूएस टू स्टार्ट एंटीबॉडी टेस्टिंग ऑन वायरस हिट एयरक्राफ्ट। तो दोस्तों इसमें हम जानते हैं मुख्य क्या है एंटीबॉडी टेस्टिंग क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों एंटीबॉडी टेस्टिंग मतलब क्या है कि सिंपल आपका ब्लड जो है उसमें वो लेंगे और उसके बाद वो विदिन 30 मिनट आपको जो है उसका रिजल्ट शो करेंगे। तो दोस्तों ये है क्या। और जो आपका RT-PCR जो कोविड-19 को चेक करने के लिए टेस्ट रिकमेंड किया गया है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट, वो इससे क्या डिफरेंट है ये हम देख लेते हैं दोस्तों। तो एंटीबॉडी टेस्टिंग मतलब कि आपका ब्लड लेंगे और उसमें वो चेक करेंगे कि आप मीन्स कोविड-19 से मान लीजिए आप उसके एक्सपोजर में आए हैं उस वायरस से, क्या उस बॉडी ने जो है एंटीबॉडी डेवलप किया है या नहीं किया है, सिर्फ ये कंफर्म करता है। दोस्तों ये आप जानकारी के लिए जान लें कि जो RT-PCR टेस्ट है ये सप्लीमेंट्री टेस्ट है, ना कि एक अल्टरनेटिव टेस्ट है। ये सिर्फ कंफर्म करता है कि हाँ ये एंटीबॉडी डेवलप हुआ है। कोविड-19 को जो है कंफर्म करने के लिए RT-PCR टेस्ट का करना बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों ये है एंटीबॉडी टेस्टिंग, जो कि अभी गवर्नमेंट ने जो है अलग अलग जगहों पे जो है इसको जो है जारी कर दिया है। आइए तीसरा आर्टिकल दोस्तों। तो तीसरा आर्टिकल क्या है। जैसा हम जानते हैं कोविड-19 को कंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ने सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने के लिए जो है बोला है और सबको घर में रहने के लिए बोला है। तो दोस्तों इसी के चलते IIT बॉम्बे ने IT सॉल्यूशंस जो है ईजाद किया है, जिसमें फिजिकल डिस्टेंसिंग को जो है मेंटेन करना जो है बहुत ही इजी हो जाएगा। वो कैसे दोस्तों, इसमें दो इन्होंने दिए हैं सोल्यूशन। पहला क्या है दोस्तों, WWH वर्ल्ड वाइड हेल्प। तो दोस्तों ये एक तरीके का एप्लीकेशन है, वो आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करिए और अपना नाम, नंबर, फ़ोन नंबर वगैरह और भी जो भी आपको सिम्टम्स उसमें डालिए। तो फिर वो लोग फिर वो ऐप जो एप्लीकेशन होगा वो डॉक्टर्स के नंबर्स को जनरेट करेगा और जिससे आप कांटेक्ट करके आप मेडिकल जो भी है मेडिसिन वगैरह प्रेस्क्राइब करवा सकते हैं। तो ये पहला एप्लीकेशन हुआ इससे, और फिर इससे इंश्योर भी होगा कि पेशेंट को हॉस्पिटल नहीं जाना होगा और इससे सोशल डिस्टेंसिंग में मेंटेन हो जाएगी। और दूसरा इन्होंने क्या लाया दोस्तों, दूसरा इन्होंने जो है ई-टोकन सुविधा जो है लाई है। ये क्या है दोस्तों, इसमें है कि एक पार्टिकुलर प्लेस में कोई भी लोकेशन पे सबका ईमेल एड्रेस जो है वो ले लेंगे और फिर सबको जो है मान लीजिए किसी भी लोकेशन में जो वीकली मार्केट लगती हैं, मंडे ट्यूसडे फिर वीक में लगती हैं, उन सभी को जो है फिर जो भी वहाँ के मीन्स रेजिडेंट्स हैं उनको इन्फॉर्म करेंगे ईमेल के थ्रू और उनको टोकन नंबर भी देंगे कि उनका कब नंबर आएगा, कब उनको आना होगा मार्केट में। तो ये सब शो करेंगे। इससे फिर क्या होगा, क्राउडिंग नहीं होगा मार्केट में और सोशल डिस्टेंसिंग गवर्नमेंट ने जारी किया है वो भी मेंटेन रहेगा। तो ये पूरा आर्टिकल है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा सोल्यूशन उन्होंने बताया IIT बॉम्बे ने।
और जो नेक्स्ट आर्टिकल है दोस्तों, ये आर्टिकल बहुत ही डीप में ये मतलब डिस्कस किए हैं। जो कोरोना वायरस है उसके जो डीएनएज हैं उनके नाम को बताए हैं, उसका क्या है। तो यूपीएससी इतना डीप में नहीं जाती है दोस्तों। बस इसमें एक आप देख सकते हैं कि वायरस में और बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस होता है, ये हम सभी जानते हैं, ये बेसिक चीज़ है दोस्तों। और हमारे दोस्तों नेक्स्ट आर्टिकल में, नेक्स्ट आर्टिकल क्या है दोस्तों कि एक हांगकांग में जो है एक रिसर्च हुआ है और ये पाया गया है कि जो कोविड-19 के जो एसिम्प्टोमेटिक पर्सन है, मतलब या फिर जो प्री सिम्प्टोमेटिक, मतलब इसका मतलब क्या हो दोस्तों कि जो जैसे हम जानते हैं कि जो इसका कोविड-19 का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, मतलब कि वायरस कब तक पूरे मतलब कि कब पर्सन के अंदर एंटर करता है और सिम्टम शो करना चालू करता है। तो ये दोस्तों 2 से लेकर 14 दिन तक का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो कभी कभी इसमें बहुत सारे 40% इन्होंने एक रिसर्च किया है, उसमें ये पाया गया 40% केसेस में ये पाया गया है कि जो एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं वो भी स्प्रेड कर रहे हैं वायरस को। तो ये भी एक क्या बोलते हैं अच्छा फैक्ट है, और इसको जो है गवर्नमेंट या फिर कोई भी सरकार इसको यूज़ कर सकती है, मतलब कि लोगों को ट्रेस करने में, कंटेन करने के लिए। तो ये है पूरा दोस्तों आर्टिकल। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वाले पार्ट में दोस्तों। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि यूएसए ने WHO को जो है वार्न किया है और उसमें फंडिंग उन्होंने रोक दी है। तो क्या कहा है दोस्तों, क्यों क्या कहा है हम देख लेते हैं दोस्तों। उन्होंने कहा है कि जो WHO है वो चाइना सेंट्रिक है और उसमें मिसमैनेजमेंट हुआ है कोविड-19 के केसेस को जो है ट्रेस करने में और उसको जो है पूरे वर्ल्ड को बताने में। तो ये उन्होंने जो है इसको ब्लेम किया हुआ है और उसको ट्रांसपेरेंट नहीं बताया है कि मतलब जो WHO है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, और इसीलिए उन्होंने जो है क्या बोलते हैं अभी ट्यूसडे को जो है उन्होंने फंडिंग उसकी रोक दी है। अब हम लोग देखते हैं, तो दोस्तों देखते हैं कि WHO क्या है और ये क्यों किया गया था। दोस्तों WHO मतलब क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है जो कि 1948 में जो है इस्टेब्लिश की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा में है दोस्तों। और ये दोस्तों मेनली जो है कोई भी ग्लोबल हेल्थ एफर्ट हो, मतलब कोई भी मिस ग्लोबली हेल्थ कोई भी इशू है, कोई भी डिजीज़ है, उसको मतलब जो भी यूएन के मेंबर्स हैं उनके मतलब अमंग जो भी मेंबर्स हैं कोऑर्डिनेट करने का और डायरेक्ट करने का जो है इनका काम होता है WHO का। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पोलियो को कंटेन करने में सबसे इनका बहुत अच्छा योगदान था, और भी अलग अलग डिजीज़ हैं, फ्लू हो गया और सार्स हो गया। तो इसको आप पास में देखेंगे तो आप देखेंगे कि WHO ने बहुत अच्छा काम किया है। अब देखते हैं दोस्तों ये क्या कह रहे हैं कि क्या WHO जो है सच में वर्ल्ड को कोविड-19 के प्रति अलर्ट करने में स्लो था। दोस्तों इसको जानने के लिए हम लोग एक छोटी सी टाइमलाइन देख लेंगे, तो इससे आप खुद जान जाएंगे क्या ये स्लो थे कि नहीं थे। दोस्तों इन्होंने मिड जनवरी में जो है WHO ने जो है सजेस्ट किया कि जो ये वायरस है ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट करता है, और फिर उसके बाद चाइना ने जो है USA को 3 जनवरी को जो है क्या बोलते हैं अपने यहाँ कोरोना वायरस आउटब्रेक का जो है इन्फॉर्म किया। उसके बाद 10 जनवरी को WHO ने जो है कोविड-19 के संदर्भ में जो भी गाइडलाइन थी, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसको कैसे बचा जाए, प्रिवेंशन क्या लिया जाए, वो सब जारी किया इन्होंने कब, 10 और 11 जनवरी को। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, 23 जनवरी को जो है जो WHO के जो डायरेक्टर जनरल थे टेड्रोस एधानोम घेब्रेयेसस, उन्होंने वार्न किया कि जो इमरजेंसी है वो सिर्फ चाइना के लिए, ये वर्ल्ड के लिए नहीं है, लेकिन इसका पोटेंशियल है कि ग्लोबल स्केल तक पे जो है फैल सकता है। उसके बाद दोस्तों जो वहाँ की बॉडी एक्सपर्ट थी वो डिवाइड थे कि इसको जो मतलब कि जो WHO की जो मतलब अलग अलग अंदर जो इनकी मैनेजमेंट की बॉडी थी वो इस बात पे डिवाइड थी कि क्या इसको ग्लोबल इमरजेंसी जो है डिक्लेयर किया जाए या नहीं किया जाए। उसके बाद 30 जनवरी मतलब 23 जनवरी को उन्होंने बोला कि ये सिर्फ चाइना की इमरजेंसी है, पूरे वर्ल्ड के लिए। फिर 30 जनवरी को उन्होंने जो है बोला कि इसको जो है डिक्लेयर किया कि हाँ ये ग्लोबल इमरजेंसी है। उसके बाद 25 फरवरी को जो है जो USA ने जो है ट्वीट किया कि जो सिचुएशन है उनके अंडर कंट्रोल है। फिर लेकिन 13 मार्च को फिर उन्होंने जो है अपने कंट्री में जो पूरे USA में जो है क्या बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी घोषित किया कोरोना वायरस से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि US जो इतना मतलब दे रहा है फंडिंग, मतलब कह रहा है कि फंडिंग रोक दूंगा, वो कितना कारगर है, उसका क्या मतलब कि कितना करता है कितना नहीं करता है, तो वो हम दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों WHO जो है जो आपका USA है वो WHO में लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है,
दोस्तों हम देखते हैं कि कंट्रीब्यूशन कैसे जो है कोई भी कंट्री करती है। तो दोस्तों इसके दो तरीके होते हैं। एक तो जो मेंबर कंट्रीज़ हैं यूएनओ की, वो जो है सिंपल जो जितना उनका कोटा होता है वो उनको देना होता है, और दूसरा वॉलंटरली जो है वो क्या बोलते हैं कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। तो दोस्तों 2020-21 के लिए जो आपका असेसमेंट मतलब जो आपका मेंबर कंट्रीज़ का है, तो उसमें यूएसए का जो है $957 मिलियन का योगदान है, और वॉलंटरली जो है $4.9 बिलियन का योगदान है। और 2018-19 में यूएसए ने 20% जो है कंट्रीब्यूट किया है पूरे डब्ल्यूएचओ के बजट को। तो दोस्तों आप देखते हैं कि जो आपका जो यूएस का स्टैंड है फंडिंग रोकने का, क्या इससे डब्ल्यूएचओ की जो है फंक्शनिंग को अफेक्ट होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इतना ज़्यादा फंडिंग अगर करता है तो जो उसकी अगर वो रोक देगा तो जो डब्ल्यूएचओ का फंक्शनिंग है, मैनेजमेंट है, उसको तो अफेक्ट होगा ही। लेकिन दोस्तों अभी हम इसका इम्पैक्ट नहीं जान सकते हैं, क्योंकि और भी कंट्रीज़ हैं जो फंडिंग दे रही हैं। अगर वो रोकती हैं तो ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। अभी अगर सिर्फ यूएसए रोकता है तो अभी इसका इम्पैक्ट कितना होगा ये कहना अभी उचित नहीं होगा। और दोस्तों क्या है जो वहाँ के मतलब कि आपको हम सब पता है कि यूएसए में दो पार्टीज़ हैं, डेमोक्रेट्स है और क्या बोलते हैं रिपब्लिक हैं। जो आपके ट्रम्प हैं ये आपके रिपब्लिक पार्टी के हैं। तो जो डेमोक्रेट है वो आपके अपोजिशन में, तो वो कह रहे हैं कि मतलब कि ट्रम्प के पास इतनी नहीं अथॉरिटी है कि जो है इस फंडिंग को रोक दें। और वो ये भी कह रहे हैं दोस्तों कि जो है ट्रम्प जो है अपनी कमजोरियों को छिपा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कंटेन नहीं कर पाए हैं। हम सब जानते हैं कि 7 लाख केसेस जो है यूएसए में अभी आ चुके हैं, और 35,000 लोग जो है कम से कम उनके यहाँ जो है डेथ हो चुकी है। तो ये कहना है वहाँ के अपोजिशन पार्टीज़ का। तो आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल क्या है। नेक्स्ट आर्टिकल है कि क्या जो लॉकडाउन हुआ है इंडिया में, क्या इससे हेल्प मिली है इंडिया को कोविड-19 से लड़ने के लिए या नहीं मिली है। दोस्तों जो एपिडेमियोलॉजिस्ट होते हैं, जो मतलब ट्रैक करते हैं और ये बताते हैं कि कितना केसेस कैसे भी इसका कोई भी डिजीज़ कितना मतलब कि कॉन्टेजियस हो कितना बढ़ेगी, उन्होंने बताया है कि कम से कम 3 हफ्ते लगेंगे जो लॉकडाउन का इम्पैक्ट जानने में। और दोस्तों 3 हफ्ते क्यों लगेंगे, हम सब जानते हैं कि 2 हफ्ते इसके जो है क्या बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड होता है, और जो नेक्स्ट वीक होगा वो काउंट कैसे होगा, मतलब जो बाहर के फंसे हुए हैं लोग वो आएंगे। तो वो मतलब 3 हफ्ते कुल मिला के ये असेस करेंगे कि वो क्या हेल्पफुल हुआ है या नहीं हुआ। दोस्तों देखते हैं कि क्या रीज़न था लॉकडाउन का। दोस्तों जानते हैं डब्ल्यूएचओ ने 11 मार्च को जो है कोविड-19 को पैंडेमिक जो है घोषित किया, और 13 मार्च को इंडिया का स्टैंड था कि ये इमरजेंसी की सिचुएशन नहीं है, और जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में। तब इंडिया का 81 केसेस थे। और फिर इंडिया ने क्या किया था, इंडिया ने जो है जो इनके 37 इंटरनेशनल मतलब वाटरवेज और जो आपके एयरपोर्ट्स हैं पोर्ट्स हैं, उनको जो है क्या उसमें से 19 को जो है इंडिया ने क्या बोलते हैं सीज़ कर दिया था, जिसमें मतलब कि जो एंट्री थी वो बैन कर दिया था कंट्री ने। और क्या रीज़न था इसका करने का लॉकडाउन का दोस्तों लॉकडाउन करने का रीज़न यही था कि जो है कम्युनिटी ट्रांसमिशन को जो है रोकना, क्योंकि अगर कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो जाता तो जो हमारे पास जो बेड्स हैं, जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है बेड्स की, वो क्या बोलते हैं बहुत कम है, और फिर इसको जो है कंटेन करने के लिए फिर बहुत ही भयावह स्थिति हो जाती। तो ये रीज़न था क्या बोलते हैं लॉकडाउन करने का। तो दोस्तों देखते हैं जो नंबर्स हैं, जो मतलब कि जितनी डेथ हुई हैं और जितने केसेस आए हैं वो क्या शो करते हैं। तो दोस्तों अभी क्या बोलते हैं जब से लॉकडाउन लगा है तब से जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं वो 25 गुना बढ़े हैं, और जो नंबर ऑफ़ डेथ्स हैं वो 40 गुना बढ़े हुए हैं। और ये दोस्तों ये कह सकते हैं ये और देशों की अपेक्षा कम है, क्योंकि ऐसा लोग कह रहे हैं कि टेस्टिंग कम हुई है तो इसकी वजह से हुआ है। तो दोस्तों क्या इंडिया को टेस्टिंग जो है ज़्यादा करनी चाहिए। तो दोस्तों बिल्कुल, अगर ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा केसेस सामने आएंगे। लेकिन दोस्तों ये भी है कि जो है टेस्टिंग करना ही ज़रूरी नहीं, क्योंकि कुछ एसिम्टोमेटिक, जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि एसिम्टोमेटिक केसेस भी हैं जो घूम रहे हैं, वो कितना फैल रहे हैं ये भी हमको नहीं पता है।
तो अभी इन्होंने क्या हुआ है, अभी बल्कि ICMR का स्टैंड भी है कि उनके पास पर्याप्त किट्स हैं और उसको जो है प्रॉपर तरीके से हम लोग वो कंटेन में कर रहे हैं। बल्कि लेकिन एक सच्चाई ये भी हम लोग नहीं क्या बोलते हैं, वो कह सकते हैं कि जो नंबर जो हम लोग इसके किट्स का जो इनपुट्स हैं वो हम लोग बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो भी क्या बोलते हैं एक फैक्टर है दोस्तों। और अभी इंडिया ने क्या बोलते हैं रिसेंटली जो रैपिड टेस्ट है वो और जो क्या बोलते हैं जो आपके हॉटस्पॉट एरियाज़ हैं उनमें क्लस्टर वाइज टेस्टिंग करने के लिए जो है जारी किया है, वो भी वीक में किया है। तो ये है दोस्तों। अब दोस्तों देखते हैं कि जो लॉकडाउन में जो है क्या बोलते हैं लॉकडाउन को जो क्या सभी ने फॉलो किया नहीं किया है दोस्तों, हम सब जानते हैं। जैसा कि हमने अभी रिसेंटली देखा था आनंद विहार बस स्टॉप पे जो है काफ़ी माइग्रेंट्स आ गए थे शुरुआत में, और अभी बांद्रा टर्मिनस पे जो भी काफ़ी माइग्रेंट्स आ गए थे। तो कहीं कहीं इसका क्या बोलते हैं पालन अच्छे से नहीं हुआ दोस्तों। अब दोस्तों देखते हैं कि डेथ इंडिया में कितनी कैसे हुई है। तो 8 अप्रैल के बाद दोस्तों जो पर डे जो है 25 डेथ हुई है, मतलब कि जो कंफर्म केसेस आ रहे हैं उसमें से 1-2% जो है क्या बोलते हैं डेथ हुई है। और जो रिकवरी रेट है 3 अप्रैल के बाद दोस्तों ये 70% बढ़ा है, और 17 अप्रैल तक वो 80% जो रिकवरी रेट जो है इंडिया में हुआ है, बढ़ा है दोस्तों। और अब हम देखते हैं कि जो है इसमें क्या क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो है क्या कुछ स्टेट ने जो है जो कर्व को फ्लैट किया, मतलब कर्व फ्लैट करने मतलब क्या हुआ कि जो डिजीज़ को कंटेन करने का हुआ है या नहीं। कुछ स्टेट बहुत अच्छा किए हैं, जैसे जिसमें से आपका केरल है, और मतलब जिसमें जो है जो मतलब कि जो उनका केसेस हैं वो अब सिंगल डिजीज़ में आ रहे हैं, डिजिट आ रहे हैं। और जो आपका तमिलनाडु है जो उसमें रिकवरी रेट है वो बहुत अच्छा उनके यहाँ है। और जो तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, उसमें भी जो है केसेस उसमें डिप हुए हैं। तो ये कुछ स्टेट जो है काफ़ी अच्छा शो किए हैं। और तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि किस सिनारियो में हम लोग कहेंगे कि जो सिचुएशन है वो स्टेबलाइज हो गई है। तो दोस्तों जब किसी भी प्लेस पे 28 दिन तक कोई भी फ्रेश केसेस ना आए, तो वो हम कहेंगे क्या बोलते हैं जो सिचुएशन है वो स्टेबलाइज हो गई है दोस्तों। अभी तक कोई भी स्टेट उसके आसपास भी नहीं है। तो दोस्तों ये पूरा आर्टिकल लॉकडाउन का हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट आर्टिकल क्या है दोस्तों, ये दोस्तों है कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी, जो हमारे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया गया था। तो इसको शॉर्ट में हम लोग जान लेते हैं कि ये सिंपल है कि जब मान लीजिए जो भी किसी भी को भी कोविड-19 हुआ है और वो पूरी तरह से ठीक हो गया है, तो वो अपने बॉडी में एंटीबॉडी उसके प्रति जो है डेवलप कर लेता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जो उसका प्लाज्मा पार्ट, मतलब जो उसका ब्लड का फ्लूइड पार्ट होता है प्लाज्मा, उसको हम लोग उसकी बॉडी से लेंगे और जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं उसमें ट्रांसफ्यूज़ करेंगे और एंटीबॉडी को डेवलप करेंगे। दोस्तों ये आपका कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी है, सिंपल। ये सब पूरा क्या होता है डिस्कस किया गया दोस्तों। लेकिन इसमें क्वेश्चन बिठाया गया है कि क्या जो है ये पेशेंट को हेल्प करेगा या नहीं करेगा। तो दोस्तों ये हम लोग तभी जान पाएंगे कि क्या जो पेशेंट हैं कोविड-19 से प्रभावित होने के बाद क्या वो उनमें एंटीबॉडी डेवलप हुई है या नहीं हुई है। लेकिन कुछ केसेस में ये पाया गया है कि पेशेंट्स फिर से क्या बोलते हैं केसेस जैसे चाइना में और भी अलग अलग कंट्रीज़ में पाया गया है कि उनको कोविड-19 हुआ है और कुछ दिन बाद फिर से जो है वो ठीक होने के बाद ही उनको कोविड-19 हुआ है। तो दोस्तों ये एक पहेली जिसको सुलझाना अभी बाकी है। और अभी हम लोग के पास कोई ऐसी टेक्निक भी नहीं है कि ये पता करें कि जो है किसी भी प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी है वो जो है किस लेवल पे है, ये भी हम लोग पास टेक्निक नहीं है। तो ये भी कहना उचित नहीं है कि जो है ये जो प्लाज्मा मीन्स कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी है ये कितना फिजिबल है। और अभी जो है ICMR ने जो है दिल्ली में और केरला में इसको जो है एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे जो है अलाउ करने के लिए कह दिया है, और जिसमें तमिलनाडु ने भी जो है इसमें रिक्वेस्ट किया है इस थेरेपी को इस्तेमाल करने के लिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।